हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपके सीबीएसई की प्रिस्क्राइब की हुई बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लगभग इस चैप्टर में से कुछ ना कुछ ज़रूर आता है एग्ज़ाम में, तो इस चैप्टर को बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आपके पास एक नोटबुक और एक पेन ज़रूर होना चाहिए, ताकि जो बातें मैं यहाँ स्क्रीन के ऊपर एनोटेट करूँगा उन बातों को आप बड़े ध्यान से समझ लें। और कोई भी क्वेश्चन आए, देखो जो एवरेज अबोव स्टूडेंट हैं, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, वो तो लिख लेते हैं, वो तो पूरा लेसन भी याद कर लेंगे, लिख भी लेंगे। परंतु जो एवरेज से कम अपने आप को समझते, होता कोई नहीं वैसे, एवरेज से कम समझते अपने आप को कि इंग्लिश बहुत डिफ़िकल्ट है, उनके लिए मैं ये 10-12 लाइनें लिखूँगा इस वीडियो में, आपको समझाऊंगा भी साथ साथ। ये 10-12 लाइनें आपको याद होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आए, इन लाइनों से आपका आंसर बनेगा, ये डेफिनेट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन। ठीक है, अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात करूं तो 2 बार एल आ जाए तो क्या बन जाता है? 2 बार कॉन्सोनेंट साउंड आ गई, एक तो एल यहाँ आ गया, एक एल यहाँ आ गया, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बना बताइए? उसको बोलते हैं हम, लगातार जो कॉन्सोनेंट साउंड बोल आती हैं, एलिट्रेशन। क्या बोलते हैं? ALLITERATION, एलिट्रेशन। ठीक है, हिंदी की बात करें तो इसको अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार। हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो से सीखेंगे, कोई जल्दी नहीं है। ये अल्फोंस डोडे, देखो इसका प्रोनंसिएशन आपको अलग अलग सुनने को मिलेगा, अल्फोंस, और ये है डोडे, डे, इसमें टी साइलेंट है, तो आप टी को न बोलें। अल्फोंस डोडे ये एक फ्रेंच ऑथर हैं, है नहीं थे, फ्रेंच ऑथर थे ये, और इनकी जितनी भी राइटिंग्स हैं वो सारी नेशनलिज्म से भरी हुई हैं। नेशनलिज्म समझते हो? नेशनलिज्म, नेशनलिज्म का मतलब राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब जब लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना फूटती है तो राष्ट्रवाद जन्म लेता है, नेशनलिज्म। ठीक है, और याद रखो साथ साथ ISM जिस शब्द के पीछे, वर्ड के पीछे होता है, वो क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, अभी मैं इसको आपको याद करने के लिए नहीं बोलूँगा। इनका जन्म 1800, ही वॉज बोर्न इन 1840 एंड डाइड इन 1897। ही हैज़ बीन ए फ्रेंच नेशनलिस्ट थ्रू आउट हिज लाइफ एंड ऑल हिज राइटिंग्स शो दिस ट्रेट। ठीक है, उसकी सारी राइटिंग में यह गुण जो है दिखाई देता है। ठीक है, बहुत सारे इन्होंने प्ले हैं, जो शॉर्ट स्टोरी हैं, ठीक है, इस तरह की जो वर्क्स हैं वो इन्होंने क्रिएट किए हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव रहे हैं ये फ्रेंच नेशनलिज्म के दौरान। ठीक है, तो ये लास्ट लेसन के बारे में जो एक बेसिक जानकारी अल्फोंस डोडे के बारे में थी, यही थी। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ने से पहले हम कुछ शब्दों के ऊपर ध्यान देंगे। ये जो शब्द मैंने लिखे हुए हैं, वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये वर्ड्स आपको हर क्वेश्चन में यूज़ करने हैं। उस बच्चे ने जो ये सोचता है कि मैं पास ही नहीं हो पाऊँगा, आप इन वर्ड्स को यूज़ कीजिए क्वेश्चंस में, आपको 100% पास मार्क्स मिलेंगे, कोई नहीं रोक सकता, गारंटी है मेरी। ठीक है, अब जो सेटिंग अप्लाई की, सेटिंग का मतलब, सॉरी, इस चैप्टर की जो सेटिंग की हुई है वो कहाँ पे है? देखो ये जो एरिया है, ये वाला, इससे इधर वाला, इससे इधर वाला, ये जर्मन एम्पायर था। क्या था? जर्मन एम्पायर। और इस जर्मन एम्पायर का यूनिफिकेशन का जो जिम्मा उठाया हुआ था, आपने पढ़ा भी होगा 9th क्लास में, इसका जो जिम्मा उठाया था वो किसने उठाया था? ओटो मान बिस्मार्क।
जिसको जर्मनी का लौह पुरुष भी बोला जाता है, ओट्टो वान, सॉरी मान बोल गया मैं, ओट्टो वान बिस्मार्क। तो इस बिस्मार्क ने क्या किया, जर्मनी का यूनिफिकेशन करने के साथ साथ यह इसके एम्पायर को स्प्रेड भी करना चाहता था, फैलाना भी चाहता था। तो इन्होंने क्या किया, फ्रेंच जो ज़मीन थी उसके ऊपर अटैक किया, और इस अटैक में इन्होंने फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट लॉरेन और अल्सास, ठीक है, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, ये अल्सास है और ये लॉरेन है, सॉरी हो जाता है कई बार, ठीक है। इन दोनों के ऊपर क्या किया इन्होंने, अपना कब्जा कर लिया। डोमिनेशन किनका हो गया, जर्मन्स का इनके ऊपर डोमिनेशन हो गया, ठीक है। इनको अपने कब्जे में ले लिया, इनको एनेक्स कर लिया, अगर एक सही टर्मिनोलॉजी की बात करें तो, ठीक है, इनको अपने में मिला लिया। अब होता क्या है, जब एक देश, जब जर्मनी ने फ्रांस की कुछ ज़मीन को अपने यहाँ पे मिला लिया, एनेक्स कर लिया, तो होता क्या है कि जर्मन जो कल्चर है, जर्मन लैंग्वेज है, जो भी जर्मन से रिलेटेड या एसोसिएटेड थिंग है, वो इसके ऊपर क्या करेगा, थोपेगा, इम्पोज करने। थोपना क्या होता है, आपको ये वर्ड यूज़ करने हैं। थोपना क्या होता है, इम्पोज करना। अब जो जर्मन फोर्सेस हैं वो इस चीज़ को इंश्योर करेंगी कि इन दो जो फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट हैं अल्सास और लॉरेन में जो भी काम हो रहा है वो हर किस स्टाइल से हो, जर्मन स्टाइल से हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का है या और भी कोई कल्चरल प्रोग्राम है या कुछ भी है। मीन्स दे वांट टू स्प्रेड देयर कल्चर, दे वांट टू इम्पोज देयर कल्चर ऑन फ्रेंच पीपल एज वेल। यहाँ तक आ गया समझ में, सेटिंग आ गई होगी समझ में आपकी। तो फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं अल्सास और लॉरेन, और जर्मन ने इसके ऊपर अटैक किया, कब्जा कर लिया, ठीक है। अब रही बात, ये आपने नोट कर लेना है, ये वर्ड्स बार बार यूज़ करने हैं, ठीक है, अपने आंसर में। सेटिंग का हो गया। अब इसकी देखते हैं हम थीम। थीम, एक चैप्टर की थीम क्या होती है, चैप्टर में क्या भाव होता है, चैप्टर का विषय क्या है, किसके ऊपर चैप्टर आधारित है। लिंग्विस्टिक शोविनिज्म, लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। अब ये क्या चीज़ हुई, शोविनिज्म होता है एक तरह से अत्यधिक लगाव, अत्यधिक लगाव। जब हम किसी चीज़ के बारे में ये बताना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरा तो कुत्ता भी ऐसा है, मेरा तो ये भी ऐसा है, हमारी तो लैंग्वेज भी ऐसी है, हमारा कंट्री सबसे अच्छा है, मतलब एक लिमिट क्रॉस करके जब हम किसी चीज़ की को फेवर करते हैं तो उसको शोविनिज्म बोला जाता है। और जब ये फेवर भाषा, लिंग्विस्टिक वर्ड किससे बना है, लैंग्वेज से, जब ये शब्द भाषा के साथ एसोसिएट हो जाए ये एक्शन, तो वो बन जाता है लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। मतलब अपनी लैंग्वेज से इतना लगाओ कि हम दूसरे को इन्फीरियर समझना स्टार्ट कर दे। सपोज हम हिंदी को बोलते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है। सच्चाई तो ये है कि हर एक भाषा उसके देश के लिए अच्छी है। हिंदी हमारे लिए सबसे अच्छी है, फ्रेंच फ्रांसीसियों के लिए, जो इंग्लिश है वो ब्रिटिश सिटीजन्स के लिए, वो हर एक देश के लिए होती है। परंतु जब हम उसका ज़्यादा फेवर करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसको लिंग्विस्टिक शोविनिज्म बोलते हैं। और दूसरी जो थीम इसमें रन करती है चैप्टर के थ्रू आउट, वो है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म होता है राष्ट्रवाद, पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। ये देखिए फ्रांस का फ्लैग है, फ्रेंच ट्राई कलर है ये, ठीक है। तो ये जो टर्म्स हैं लिंग्विस्टिक शोविनिज्म और नेशनलिज्म, ये आपको बार बार अपने आंसर में यूज करनी है, ठीक है। नरेशन, नरेशन का मतलब है स्टोरी टेलिंग कैसे हुई है। थर्ड पर्सन, ओमनिशिएंट। ओमनिशिएंट का मतलब होता है जो हर जगह पे मौजूद हो, सर्वत्र। क्या बोलते हैं ओमनिशिएंट को, सर्वत्र, हर एक चीज जानने वाला, सर्वज्ञ। सर्वत्र होता है ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। मैं कई बार ज़्यादा एक्साइट होके बता कुछ और जाता हूँ, डोंट माइंड इट। ओमनिशिएंट होता है सर्वज्ञ, जिसको हर एक चीज़ का पता हो, ठीक है। तो जो नरेटर है वो थर्ड पर्सन है, ओमनी प्रेजेंट ओमनिशिएंट है, मतलब वो हर जगह को देख रहा है। मतलब जैसे हम बाज की तरह ऊपर चले जाएं और नीचे देखें तो हमें हर एक चीज़ एक से ऐसी दिखाई देती है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर।
तो उसी प्रकार जो ओमनीशिएंट नरेटर होता है वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हर चीज को जानता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम थर्ड पर्सन। का मतलब है वो खुद इस प्ले में उसका हिस्सा नहीं है, परंतु वो हमें नरेट कर रहा है, स्टोरी बता रहा है, कहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई कहाँ पे फिनिश हुई। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो मिस्टर एम हैम्बल और फ्रेंच ही हैं। एम हैम्बल को आप यहाँ देख सकते हो, यह एक आइडियल स्कूल टीचर हैं, ठीक है। इस स्कूल में 40 ईयर्स से ये टीच कर रहे हैं, ठीक है। सो ही हैज़ गिवन 40 ईयर्स ऑफ हिज सर्विस टू द पीपल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, ठीक है, ऐसे लिखना है। तो इसने 40 साल अपनी ज़िंदगी के इसी स्कूल में सर्व करते हुए बिता दिए, इन 2 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को फ्रेंच लैंग्वेज सिखाने में इसने बिता दिए। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा फ्रेंच है। फ्रेंच का मतलब, फ्रेंच क्या है, ट्रूएंट है, TRUANT। ट्रूएंट कौन होता है भैया? ट्रूएंट इज समवन हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल, जो स्कूल से दूर रहता है विदाउट एनी गुड रीजन, बगैर किसी अच्छे कारण के। जैसे आप लोग, हम लोग सभी स्कूल से बचने की कोशिश करते थे, ठीक है, आप अब भी करते होगे, हम करते थे। तो ऐसा बच्चा जो बहानेबाजी करके स्कूल से दूर रहने की कोशिश करता हो उसको ट्रूएंट बोलते हैं, ठीक है। तो आज भी फ्रेंच जो है स्कूल की तरफ एक टूटे हुए कदमों से जाने की कोशिश कर रहा है, उसका मन ये बोल रहा है नहीं जाना, ठीक है, परंतु वो चल रहा है, चलते चलते उसके दिमाग में क्या बातें आ रही हैं या वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता है, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात तो फ्रेंच क्या है, एक स्कूल गोइंग चाइल्ड है। जब स्कूल गोइंग चाइल्ड जो होता है वो बहुत ही एक तरह से नेचर लवर होता है, नेचर के पास जाना चाहता है, ठीक है। तो फ्रेंच जो है वो स्कूल ना जाकर कहाँ जाना चाहता है, सार नदी के ऊपर जो रिवर स्लाइड होती है, मड स्लाइड बोलते हैं, रिवर साइड स्लाइड या इसको मड स्लाइड भी बोल सकते हो आप। मड स्लाइड जो एक पानी और रेत मिलके गारा सी बन जाती है ना, हम यहाँ से और ऐसे नीचे फिसलते हैं, इसको मड स्लाइड बोलते हैं, वो ये करना चाहता है। दूसरा, वो फॉरेस्ट में जाके पक्षियों के अंडे चुराना चाहता है, ठीक है। तीसरा जो है, अब जर्मन सोल्जर्स ने कब्जा कर लिया है, तो जो ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर है इसके अंदर जर्मन सोल्जर ड्रिलिंग करते रहते हैं। ड्रिल का मतलब होता है एक तरह से वार प्रिपरेशन, ठीक है, हमेशा ड्रिल करते रहते हैं अपने आप को चुस्त दुरुस्त या डिसिप्लिन में रखने के लिए, ठीक है। ड्रिल का मतलब है एक चीज़ को बार बार करना, ड्रिल का मतलब होता है एक चीज़ को बार बार करना। अगर इंग्लिश की बात करें तो इसको हम रिपीटिशन, रिपीटिशन भी बोल देते हैं, ठीक है, ये हो गया। तीसरा जो है उसको प्रीवियस डे एम हैम्बल ने जो रूल्स ऑन पार्टिसिपल्स हैं, जो फ्रेंच पार्टिसिपल्स हैं, आपको इंग्लिश पार्टिसिपल्स का पता है क्या होते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इसको ये पार्टिसिपल्स के रूल नहीं आते या स्कूल जाना नहीं चाहता। अब क्या होगा भैया, होना क्या है, फिर भी ये आज ये क्या करता है, डिटर्मिनेशन करता है, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन करता है और अपने जो इमोशंस हैं, जो कंपैशन है, उसको सबड्यू करता है, दबाता है, और ये स्कूल की तरफ चल पड़ता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाए कि वो क्यों स्कूल नहीं जाना चाहता था, तो ये 4 पॉइंट आप याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब वो क्या है, चलते चलते कहाँ पहुंच जाता है, चलते क्या, भाग रहा होता है, रनिंग टुवर्ड्स स्कूल, रनिंग टुवर्ड्स स्कूल, किसकी तरफ भाग रहा होता है, स्कूल की तरफ भाग रहा होता है, और टाउन हॉल पे आ जाता है। अब टाउन हॉल क्या चीज हुई, ये मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, टाउन हॉल या ऐसे लिखना, ठीक है। अब वो टाउन हॉल पहुंच जाता है। टाउन हॉल क्या होता है, शहर के बीचों बीच एक
आपके शहर में भी होगा, कम्युनिटी सेंटर बोलते हैं। मेरी स्पेलिंग्स पे मत जाना, स्पेलिंग गलत नहीं हो रही है, बट जिस पेन से मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ वो मिस मार जाता है, ठीक है। अब टाउन हॉल पहुँच जाता है। टाउन हॉल में क्या है, गैदरिंग है। गैदरिंग किसकी होती है, लोगों की होती है, भीड़ लगी हुई है, क्राउडेड है, ठीक है, क्राउडेड है। क्यों क्राउडेड है, क्योंकि वहाँ पे एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है, और ये बुलेटिन बोर्ड क्या है, एक बैड न्यूज़ का सिंबल बन गया है। क्या बन गया है, सिंबल बन गया है। क्यों बन गया है, क्योंकि फ्रांस क्या है, वॉर में शामिल है, वॉर विद जर्मनी, जर्मनी के साथ है, वॉर में है, और जितनी भी लड़ाइयाँ इन्होंने हारी हैं, लॉस्ट बैटल, लॉस्ट बैटल्स, जितनी भी लड़ाइयाँ इन्होंने हारी हैं उन सब की न्यूज़ कहाँ ही है, इस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर आई है। अब बुलेटिन बोर्ड के ऊपर आज भी भीड़ लगी हुई है, तो 100% क्या हुआ होगा, कोई बैड न्यूज़ आई है। फ्रेंड्स ये दिमाग में सोच रहा है कि कोई ना कोई बैड न्यूज़ आई है, ठीक है। न्यूज़ क्या है कि जर्मन कमांडिंग अफसर जो है उसने आदेश दे दिए हैं, ऑर्डर दे दिए हैं कि ओनली जर्मन विल बी टॉट। आपको एग्जाम में, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं विल बी का यूज़ कर रहा हूँ, पर एग्जाम में आपको वुड भी करना है, क्योंकि ये स्टोरी पास्ट में लिखी हुई है। इन स्कूल्स, किसके स्कूल में, ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, इसके स्कूलों में क्या हुआ, केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, और जो टीचर है उसको वहाँ से जाना होगा। क्लियर। अब फ्रेंच क्या करता है, अपने कंपैशंस को दबाता है। सबड्यू का मतलब क्या होता है, दबाना। ये बेटा जो वर्ड हैं, वीडियो को रिपीट करके बार बार याद कर लीजिए, क्योंकि आपको ये एग्जाम में यूज़ करने हैं जब आप क्वेश्चंस के आंसर दे रहे होगे। अपने कंपैशन को दबाता है, ठीक है, और स्कूल पहुंच जाता है, ठीक है। स्कूल पहुंच जाता है तो स्कूल कैंपस इज़ पीसफुल, स्कूल का कैंपस तो पीसफुल है। पीसफुल कैसे हो सकता है, अब कभी आपने देखा कि इस स्कूल का कैंपस पीसफुल हो, नहीं हो सकता। क्या होता है, तो इसमें तो हमेशा क्या होता है, कोनंड्रम, CONUNDRUM, या पेंडेमोनियम, मतलब हमेशा एक तरह से क्वेश्चनिंग चली रहती है, ठीक है, बातचीत चली रहती है। पेंडेमोनियम का मतलब है शोर शराबा मचा रहता है, परंतु आज स्कूल का कैंपस क्या है, बिल्कुल पीसफुल है, काम है। तो फ्रेंच, जो फ्रेंच है क्या हो जाता है, फ्रेंच सरप्राइज हो जाता है। क्या हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है। सरप्राइज का मतलब चकित हो जाता है कि आज इतना शांत कैसे है। अब वो क्या करता है, अपने क्लासरूम के डोर पे पहुंचता है। अब डोर पे पहुंचता है तो देखता है कि क्लास भी क्या है, बिल्कुल काम है, ठीक है। और दिनों क्या रहता था, और दिनों छोटे छोटे बच्चों के जो लेसन की रिपीटिशन थी उसकी आवाज़ आती रहती थी, या फिर जो टीचर्स का जो रूलर था मिस्टर एम हैमल, हमेशा अपने पास एक रूलर रखते थे बच्चों को पनिश करने के लिए, वो मेज़ पे मारते रहते थे, बट आज ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो क्या करता है, नज़र बचा के क्लास के अंदर चला जाता है, ठीक है। पर एम हैमल उसको देख लेता है, और एम हैमल उसको बोलता है कि नो नीड टू पैनिक फ्रेंच, ठीक है, वी वर वेटिंग फॉर यू बिकॉज वी वर अबाउट टू स्टार्ट, कि हम स्टार्ट करने वाले थे, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अब फ्रेंच जो है और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित, सरप्राइज हो जाता है कि ये क्या बोल रहे हैं, ये तो रोज़ पनिश करते थे इसको। फिर वो जब क्लास की तरफ देखता है, व्हेन ही लुक्स एट द बैक ऑफ द क्लास, व्हाट डिड ही सी, वह क्या देखता है कि जो गांव के बूढ़े लोग थे, बच्चे तो थे ही थे, जो ओल्ड विलेजर्स थे वो भी पीछे डेस्क के ऊपर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं समझ नहीं पाता, बच्चा अभी नहीं समझ में आया उसको, ठीक है। अब फ्रेंच देखता है कि हैमल ने अपना ग्रीन कोट और जो उसकी फ्रिल्ड शर्ट है, ये ग्रीन कोट और फ्रिल्ड शर्ट ऐसे होती है लटक वाली बाजुओं की, ये ऐसे हमारे इंडिया में तो होती नहीं, ये एक ओल्ड स्टाइल फैशन था, ठीक है, उसने पहनी हुई है। क्योंकि और फ्रेंच सोचता है कि ये इसने क्यों पहनी है, क्योंकि ऐसी चीज़ तो वो केवल इंस्पेक्शन डे होता है उस दिन पहनता है। अब फ्रेंच कंप्लीटली कंफ्यूज्ड है कि हो क्या रहा है। दूसरी बात, उसका जो टीचर है एम हैमल आज उसको बड़े प्यार से बोल रहा है और उसका वेट कर रहा था, उसने उसको डांटा भी नहीं, ठीक है। तो फ्रेंच कुछ समझ नहीं पाया, ठीक है, समझ नहीं पाया। ही गोज़ टू हिज सीट एंड सिट डाउन।
अब हैमल क्या करता है, हैमल उनको बोलता है कि अपनी अपनी बुक्स निकालिए, ठीक है। और आज वो अपनी जो ये ऑडियंस थी, जो स्टूडेंट थे, उनको वो अपना सारा ज्ञान दे देना चाहता है। क्यों दे देना चाहता है? क्योंकि आज उसका लास्ट डे एट स्कूल है। क्या है? लास्ट डे। आज उसका लास्ट डे है, तो वो सब कुछ जानता है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में वो सारा उनके दिमाग में उतार देना चाहता है, ठीक है। क्योंकि फिर तो उसको मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि उसका मानना है, ही बिलीव्स दैट लैंग्वेज इज की टू फ्रीडम, ठीक है। उसका ये मानना है कि लैंग्वेज जो है गुलामी की जंजीरें तोड़ने वाली चीज़ है। और वो जैसे ही पढ़ाना स्टार्ट करता है और अनाउंस करता है कि आज मेरा लास्ट डे है एंड दिस विल बी माय लास्ट लेसन टू यू, फ्रेंच को एकदम सब कुछ समझ में आ जाता है कि आज इतना माहौल चेंज क्यों है। वो किताबें जो उसको पहले दुश्मन लगती थी, भारी लगती थी, अब उसको बिल्कुल फ्रेंडली लगती हैं। वो रिमोर्स करता है कि वह ये चीज़ें पहले क्यों नहीं सीख पाया, क्यों उसका ध्यान पहले इधर उधर भटकता था, क्यों वह कंसंट्रेट नहीं कर पाया। आज जब इसका लास्ट डे है तो सारे गांव के बूढ़े लोग भी यहाँ पे सीखने के लिए आ गए हैं, परंतु जब उसके पास टाइम था तो वह क्यों नहीं सीखा। इस बात को एम हैमल भी एक्सप्लेन करता है कि शायद उसकी भी कमी रही है, केवल बच्चों की कमी नहीं रही है, उसकी और उनके पेरेंट्स की सबकी कमी रही है। क्योंकि उसने भी बच्चों को रेगुलरली नहीं पढ़ाया। कभी वह बच्चों को पेड़ों में पानी देने के लिए बच्चों को पेड़ों में पानी डालने के लिए भेज दिया, या कभी कोई भी उसका जो घर पे पर्सनल वर्क था लॉन मोविंग का उस पर भेज दिया, या फिर उनके पेरेंट्स ने उन बच्चों को कहीं ना कहीं खेत में काम करने के लिए भेज दिया। तो अब वो बच्चों को समझा रहा होता है कि लैंग्वेज क्या चीज़ है और उन्हें क्यों स्टिक टुगेदर करना इस लैंग्वेज से, अगर उनको जर्मन्स का जो डोमिनेशन है उससे अपने आप को फ्री कराना है। अब ऐसे पढ़ाते पढ़ाते उसको खिड़की के बाहर किसकी आवाज़ सुनाई देती है? जर्मन सोल्जर्स के ड्रिल करने की आवाज़ सुनाई देती है। और वो क्या हो जाता है? बिल्कुल इमोशनल हो जाता है। इमोशनल होके वो बोल नहीं पाता, उसके गले में चोकिंग हो जाती है, CHOKING, ठीक है, चोकिंग हो जाती है, बोल नहीं पाता है। तो वो फिर क्या लिखता है बोर्ड के ऊपर? विवा ला फ्रांस। क्या लिखता है? विवा ला फ्रांस, ठीक है। परंतु जब ये पढ़ा रहा होता है तो खिड़की के बाहर फ्रेंच को कबूतरों के बोलने की आवाज़ सुनाई देती है, पीजन्स कूइंग सुनाई देती है। तो फ्रेंच दिमाग में सोचता है कि क्या जो जर्मन्स हैं क्या इन कबूतरों को भी जर्मन लैंग्वेज में बोलना सिखाएंगे? तो एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट डज फ्रेंच मीन बाय द एक्सप्रेशन दैट विल दे मेक द पीजन स्पीक इन जर्मन एज वेल। तो इसका मतलब ये है कि एक बच्चे की जो कंसाइंस है ना वो काम कर रही है। पक्षी जो है मतलब ह्यूमन बींग्स ही कंट्री से, डोमिनेशन से, या जो बाउंड्रीज हैं उनसे बंधे हुए हैं। बर्ड्स तो फ्री रहते हैं, वो कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो एक आदमी ही दूसरे आदमी को, मतलब ह्यूमन्स ही ह्यूमन्स को डोमिनेट कर सकते हैं या अपने स्लेव बना सकते हैं, परंतु जो बर्ड्स हैं या अदर नेचुरल क्रीचर्स हैं वो ऐसा नहीं कर पाती। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया हुआ। बीच में फ़ोन आ गया था मेरा, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, समझ में आया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।